जी जनाब, तो हमारी बात चल रही थी, अगर आपको याद हो। आप सुन रहे हैं बेटा? बातें कर लें या सुन लें? ठीक है जी। तो हमारी बात चल रही थी कस्टमर से मिलने वाले पैसों पर। पैसे मिले, आपने गुड्स डिलीवर कर दी, कैश सेल हो गए, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट हो गए। कस्टमर को गुड्स आपने पहले डिलीवर कर दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। फिर पैसे जब आए तो कैश या बैंक डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर कस्टमर पैसे पहले दे दे तो आपके पास पैसे पहले आ गए, आपने एंट्री बनाई कैश या बैंक डेबिट, आप सब कह रहे थे अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। यस, अनअर्न्ड इनकम इज अ लायबिलिटी, लेकिन अनअर्न्ड इनकम को हम जो अदर इनकम है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर टर्म को। अदर मतलब अगर अदर इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये सब एडवांस में मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे आप? अनअर्न्ड बोलेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर आपकी जो नॉर्मल बिजनेस की इन्वेंट्री है उसके पैसे आपको क्या मिल जाए? एडवांस में मिल जाए, उसको बोलेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर या अकाउंट रिसीवेबल बोल सकते हैं। एंट्री क्या बनी? पहले पैसे मिल गए, कैश या बैंक डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप बोलेंगे सर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये अकाउंट रिसीवेबल अब धोखा दे रहा है आपको। ये अकाउंट रिसीवेबल एसेट नहीं है, ये अकाउंट रिसीवेबल लायबिलिटी है, क्योंकि इस पैसे के बदले जो आपको एडवांस में मिल चुका है, या तो आपने गुड सप्लाई करनी है या उनके पैसे उनको वापस करने। समझे बात है? तो पहला पॉइंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी या अनअर्न्ड इनकम कह सकते हैं। लेकिन अनअर्न्ड इनकम की टर्म जो है वो आमतौर पर अदर इनकम के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो अनअर्न्ड बिल्कुल। जब आपने सेल की नहीं तो आपने पैसा कमाया ही नहीं, तो जो पैसे आपकी जेब में आ गए हैं वो अनअर्न्ड इनकम है। अगर आप अपने सप्लायर को पैसा एडवांस में दे दें तो वो एडवांस टू सप्लायर कहलाएगा। तो अगर यही नाम में तब्दील करके पेपर के अंदर क्या करूं, तो एडवांस टू सप्लायर में पैसे हमारी जेब से गए, कैश या बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एडवांस टू सप्लायर क्या हो गया? डेबिट हो गया। यानी जो एडवांस मैंने दिया है उसके बदले मैंने उससे गुड्स रिसीव करनी है, तो वो एडवांस मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, प्रीपेमेंट की तरह हो गया। लेकिन उसको मैं प्रीपेमेंट बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्रीपेमेंट का लफ्ज मैं आमतौर पे एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करता हूं। इन्वेंट्री के लिए दिया गया एडवांस, एडवांस टू सप्लायर कहलाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है? तो यही बात घुमाकर एडवांस टू कस्टमर के लिए, यही बात घुमाकर एडवांस टू, फर्क क्या है? एडवांस टू, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी एंड एडवांस टू सप्लायर इज अ एसेट। याद रहेगा? अच्छा ओके। तो लिखा हुआ क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग ₹475,000। अब ये वही दोबारा मार्कअप और मार्जिन का टेस्ट में लगा, नेट ऑफ जो के 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, जो कि 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। तो ये बैलेंस खुद कितना है? 95% है। ये बैलेंस खुद कितना है? 95% है। ये बैलेंस खुद कितना है? 95% है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? तो इसका जो ग्रॉस बैलेंस हुआ वो कितना हुआ? कितना? 5 लाख। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? सही कहा, जिसने भी कहा सही कहा। क्या मसला है? 4,75,000 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका मतलब असल वैल्यू वो थी जो डिस्काउंट से पहले थी, उसको आपने कम किया 5% से, तो जो वैल्यू डिस्काउंट के बाद है वो 95%। अगर मार्कअप मार्जिन सही अप्लाई करना नहीं आया तो गलतियां हो जाएंगी। खैर, अभी आपको पैसे कितने मिले? तो आपने कैश कितने से डेबिट किया होगा? 4 लाख। इसको आपको क्रेडिट कहां करना चाहिए था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में। यानी इतने अमाउंट से आपको क्या क्रिएट करनी थी? लायबिलिटी।
आवाज नहीं आ रही, और आपने गलती से इसको कैश सेल्स मान लिया। क्या मान लिया सर? कहां लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ हैज बीन इंक्लूडेड इन सेल्स। एंट्री बननी चाहिए थी कैश या बैंक डेबिट 4,75,000 से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। आपने गलती से एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो सेल सही क्रेडिट हुआ? क्या गुड डिलीवर हो गई है? सर क्वेश्चन क्या कहता है? गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर आफ्टर ईयर एंड। सर ये गुड डिलीवर होंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये इस अकाउंटिंग पीरियड की सेल है या अगले अकाउंट पीरियड में? और हमने कौन सी सेल में शामिल कर लिया? तो एक डॉट लग गया सर सेल पर। सेल के अकाउंट को कम करना है 475 से, और उस अमाउंट को वहां से कम करके कहां शामिल करना है? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज क्योंकि इस अमाउंट की सेटलमेंट कब हो जाएगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। बात क्लियर है क्या? तो एडजस्टमेंट क्या बनी सर? सर एडजस्टमेंट क्या बनी? एडजस्टमेंट नंबर 3। हाँ भाई समझ में आ रही है बात? यानी तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी सर सेल्स डेबिट एडवांस क्रेडिट 475। तो डिस्काउंट देने के बाद ही रिसीव किया, और ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यहां तक कोई मसला? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? देखो ये एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, जो आपको मिला है वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। अब दूसरा एडवांस आ रहा है, घुमा रहा है एग्जामिनर, एडवांस एडवांस बोल बोल के आपको बोल रहा है, कहां पहुंचा दिया हमें? कहता है एडवांस रिप्रेजेंट्स, रुक जाओ, एडवांस रिप्रेजेंट, यानी ये एडवांस कौन सा है जरा देखते हैं। रुक जाओ यार, ऐसे नहीं करते बेटा। अगर वो बोलता है एडवांस रिप्रेजेंट्स, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, तो जाके एडवांस को देख लेते हैं। तो एडवांस यार सुना करें, एडवांस कहाँ मौजूद है? डेबिट साइड पर। तो ये एडवांस डेबिट साइड पे आया कैसे? एडवांस डेबिट हुआ होगा कैश या बैंक, जब भी तो आया। ये पेमेंट किया आप, ठीक है जी। अब ये एडवांस किस काम के लिए दिया है सर आपने? ये तो बता दें जरा। अच्छा भाई देख लेते हैं जरा। ये है एंट्री, और ये है कमाल एंट्री। जो इस एंट्री को मैनेज कर गया, फिर वो आने वाली कोई भी सिचुएशन फेस कर सकता है। कहता है एडवांस रिप्रेजेंट्स, ये जो एडवांस है ये 60% पेमेंट है, यानी किसी चीज की 60% पेमेंट है। आप जाओ, ये एडवांस जो है ये किसी चीज की 60% पेमेंट है। एडवांस रिप्रेजेंट, एडवांस का 60%, 60 ऊपर भी कहीं आया है सर? इधर बोला 60% ऑफ द सेल्स ऑफिस रेंट, सेल्स ऑफिस रेंट का 60%। समझे बात या नहीं? यहां कहता क्या है? एडवांस रेंट, जितना भी एडवांस रेंट है वो खुद क्या है? 100% नहीं, वो क्या है? 60% पेमेंट मेड। ये पेमेंट कब हुई थी? 1 फरवरी को। आइए रुक के जरा समझ लेते हैं। तो 1 फरवरी को, प्लीज 1 फरवरी को कितनी पेमेंट हुई? एंट्री बनी कैशिया बैंक क्रेडिट 2160 से, एडवांस डेबिट 2160 से। इस तरह ये बैलेंस आपके जर्नल लेजर तक पहुंचा। जर्नल लेजर से कहां गया? ट्रायल बैलेंस। क्लियर या नहीं बता? लेकिन अब अगला हिस्सा, यानी इसका मतलब ये पेमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड में ही हुई है। अच्छा अब जरा सोचिए, ये जिस मकसद के लिए भी हुई है, क्या ये अगर ये पेमेंट इन्वेंट्री खरीदने के लिए हुई है और वो इन्वेंट्री हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में डिलीवर हो चुकी है, तो हमें एडवांस क्रेडिट करके परचेजेस, सिस्टम अगर पीरियोडिक है तो, या इन्वेंट्री अकाउंट अगर सिस्टम परपेचुअल तो डेबिट कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब दें। बात समझ में आती है कि नहीं आती? और अगर ये एडवांस हमने किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को खरीदने के लिए पे किया है, कब? 1 फरवरी 2020 को, इसी अकाउंटिंग पीरियड में, और 30 जून 2020 हमारा ईयर एंड है, यानी ये पेमेंट ईयर एंड से 5 महीने पहले हुई है।
यस और नो? तो अगर वो गुड्स या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमें ईयर एंड से पहले पहले डिलीवर हो चुका है, तो उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हमें डेबिट कर देना चाहिए। कितनी वैल्यू से? 60% वैल्यू से 100%, 100% वैल्यू से। तो फिर जो 40% हमने अब तक पे नहीं किया वो हम पर क्या बनेगा? लायबिलिटी। अब बेहतरीन बात, इसका मतलब अगर 1000 रुपए की चीज थी तो मैंने 1000 रुपए के बदले क्या पे किए? 600 रुपए। तो मैंने एंट्री बनाई एडवांस डेबिट 600 से, कैशिया बैंक क्रेडिट 600 से। तो जब वो गुड्स मुझे डिलीवर हो गई तो मुझे वो गुड्स, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे प्रॉपर्टी, मुझे उन गुड्स को डेबिट करना चाहिए 1000 से और एडवांस क्रेडिट करना चाहिए 600 से और 400 रुपए को अपने ऊपर लायबिलिटी मान लेना चाहिए। क्या ख्याल है? यस और? तो अब जरा सोचिए, अब आपको जरा आप बना के दिखाना पड़ेगा। मैंने समझा दिया। एडवांस रिप्रेजेंट्स 60% पेमेंट मेड ऑन 1 February फॉर द परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल, जबरदस्त। रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर। बकाया बैलेंस हम कब पे करेंगे? सितंबर 2020। और हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या है? 30 जून। तो जो कुछ भी हम 30 जून के बाद पे करेंगे, लेकिन वो पेमेंट हम पे ड्यू हो चुकी है, तो वो हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। नो एंट्री वॉज मेड when the vehicle was delivered on 1 अप्रैल। इस व्हीकल की कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, यानी आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर ये व्हीकल शामिल ही नहीं हुआ, तो शामिल कर दो। अब इसकी एडजस्टमेंट आप अपने रजिस्टर में मुझे बना के दिखा दो। 2160 एडवांस आप बना के दिखाएं। अगर आपने बना दी, यकीन करें मेरे पास है। अगर आपने खुद से भी एंट्री बना दी, मेरे पास हो गया, आज ही बैठे बैठे पास हो गया। आज ही पेपर पास हो गया। हो गया पेपर पास हो गया? देख ले, सोच ले। चले देखते हैं, बनाओ एंट्री में। अच्छा जी, व्हीकल पीपी बोल दे, कोई मसला नहीं। व्हीकल डेबिट अमाउंट मैंने कितना पे किया? 2160। मैंने कहा 2160 जो है वो 100% नहीं है, उसको डिवाइड करें 60 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, क्योंकि जो चीज आई है वो 60% थोड़ी आएगी, वो तो 100% आएगी। उसकी कॉस्ट तो 100% होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट है बेटा? 3600। तो 3600 की चीज हमारे पास आ गई। उस 3600 में से 60% बैलेंस हमने पहले ही पे किया हुआ था, तो वो अब हम पे नहीं करेंगे। उसके बदले, उस पेमेंट के बदले हमने एडवांस को डेबिट किया था, क्या कर देंगे? अब एडवांस क्रेडिट कर देंगे। एडवांस हमने क्रेडिट कर दिया 2160 से। तो फिर जो रकम हमने अब तक पे नहीं की वो हम पर क्या बनेगी? लायबिलिटी। उसको हम बोलेंगे अदर पेएबल। इसका मतलब एसओएफपी बनाते वक्त करंट लायबिलिटीज में अदर पेएबल भी शामिल करना है। लायबिलिटी बनेगा ना। एडवांस था तो एसेट था, उस एडवांस के बदले एसेट आ गया, एडवांस खत्म हो गया, और उस एसेट के जो पैसे अब तक पे नहीं किए वो पेमेंट हम पर क्या है? लायबिलिटी है। पक्का ना? कितनी? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इजाफा हुआ 3600। अब इस ट्रांजैक्शन से रिलेट करने वाली कोई और बात जिसने बताई, तो फिर क्या ही बात होगी उसकी? डेप्रिसिएशन। हाँ, यानी इस व्हीकल पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नॉट फरवरी, फरवरी में तो हमने एडवांस दिया था, हम इस पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अप्रैल की, मई की और जून की।
क्योंकि ये हमारे पास आया ही कब है, फर्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब डेप्शन चार्ज करते हुए ख्याल रखना है कि इस 3600 के बैलेंस के ऊपर जो डेप्शन चार्ज हो पूरे साल की ना हो। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता है पॉलिसी क्या है, फुल ईयर, फिर तो पूरे साल की चार्ज कर दे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, आईकेएफ के क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो वहां पर अगर प्रॉपर डेट्स दी हुई हो तो फिर आपको फ्रैक्शनल पॉलिसी ही अज्यूम करनी चाहिए। ये हमारे आईकेएफ का कल्चर है, ठीक है। उसके बाद कोई मसला नहीं, मसला कमाल हो गया, आसान है, फेफड़े फूल गए यहाँ पर, आसान, ठीक है। अभी तक तो आसान है क्योंकि सर आप कर रहे हैं सर सॉल्व। मॉक में दूंगा मैं अपना बनाया हुआ सवाल, ठीक है, फिर देखता हूँ ये जो ना ये चीजें बता रहा हूँ ये वसूल करूंगा मैं आपसे। इस बार आईए का मॉक भी होगा, फाइनल इधर ही होगा, ऑनलाइन नहीं लूंगा, मैनुअल मॉक लूंगा। ऑनलाइन आप पता नहीं को बोलेगा मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा, मैं पेपर से 3 घंटे पहले दूंगा, पहले मैं सही से तैयारी कर लूं फिर दूंगा, ठीक है। मॉक पेपर उसी को मिलेगा जो क्लास में आएगा, नहीं करेगा यही सबमिट कर देगा, कॉपी मैं रख लूंगा अपने पास, ठीक है। जी बेटा मॉक है ही 24 को, हाँ मतलब 24 को मॉक है, उनका वही है, इनका यहाँ है। चलो देख लेते हैं, इसका कुछ कर लेंगे, फिक्र ना कर। यार पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो, मतलब फजूल बातें करनी तुम लोगों ने। डिलीवरी व्हीकल्स कॉस्ट इंक्लूड, अब देखो भाई, देखो जरा जरा देख लिया करो, डिलीवरी व्हीकल की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, मसला देगा। डिलीवरी व्हीकल जो पहले से मौजूद है कितने, इसमें इजाफा कितने से हो रहा है, 3600 से। तो 9350 के वो हैं जो पहले से मौजूद हैं, 3600 के वो हैं जो नए आए हैं। तो उसूल ये कहता है 9350 वाले बैलेंस पर, ये आवाज निकल, पूरे साल की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए और 3600 वाले बैलेंस पर बस। ये आपसे सुन, आप बोलेंगे तो बात बनेगी ना यार, तभी तो पेपर पास होगा, ऐसे कैसे पास होगा यार, ठीक है जी। यार तुमने डरा दिया कि करो मुझे। डिलीवरी व्हीकल्स कॉस्ट इंक्लूड्स an amount of rupees 150,000 paid in June 2020 for repainting of old delivery vehicle। पुराने व्हीकल को आपने क्या करवा दिया, रीपेंट करवा दिया। However, due to heavy workload, vehicle was not painted till year end। यानी डिलीवरी व्हीकल की जो कॉस्ट है, ऊपर मौजूद कॉस्ट, ऊपर मौजूद कितनी कॉस्ट, उसमें 150 रुपए ऐड हुए हुए हैं, जो कि पेंटिंग की कॉस्ट है किसी पुराने व्हीकल, उसके आपका क्या कर रहे हैं, पुराने को नई शक्ल में ला रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जगह एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर इसकी कॉस्ट का पार्ट बन भी सकता है और नहीं भी। अगर आप उस व्हीकल पे अपनी कंपनी का नाम लिखवा रहे, क्या करवा रहे, पेंटिंग करवा के आप अपनी कंपनी का, तो ये नाम लिखवाना जो है ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये व्हीकल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसे नहीं होता, आप एक गाड़ी लेते हैं फिर उसके ऊपर कंपनी के नाम प्रिंट करवा लेते हैं, फिर वो गाड़ियां शहर भर में घूमती रहती है, तो ये फिर प्रमोशन है आपका, ये सेलिंग एक्सपेंस है आपका। तो इस तरह की पेंटिंग करवाना जो है वो सेलिंग एक्सपेंस का बनेगा, पार्ट बनेगा। लेकिन ये तो फिर क्या है, पुराना व्हीकल है, इसकी कंडीशन ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। लेकिन वो रीपेंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो एक तरह से जो रीपेंट की जो आपने पेमेंट की है ये प्री पेमेंट है, इसको अभी कॉस्ट से क्या कर दें, अलग कर दें। तो आपको 9350 में से 150 माइनस कर देने चाहिए और उसको वहां से हटाकर कहां रख देना चाहिए, प्री पेमेंट्स में। इसका मतलब 9350 में से 150 माइनस की
बचा बैलेंस कितना 9,200। ये है असल कॉस्ट उन व्हीकल्स की जो साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड पर है। इसका मतलब 9,200 के बैलेंस के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन और 3,600 वाले बैलेंस पर। बात समझ में आई कि नहीं? However, due to heavy workload, vehicle was not painted till year end. ठीक है जी, जवाब दे भाई। सही। प्रीपेमेंट डेबिट, माशाल्लाह। एक्सपेंस डेबिट किया है, वो पेमेंट आपने कहाँ डेबिट की है? डिलीवरी व्हीकल में, तो व्हीकल क्रेडिट करना पड़ेगा। पेमेंट करके आपने एक्सपेंस थोड़ी डेबिट किया, पेमेंट करके आपने उसको कहाँ डेबिट किया? डिलीवरी व्हीकल में। तो जहां डेबिट किया वो वहां से हटाएंगे। एंट्री क्या बनी बेटा? प्रीपेमेंट डेबिट, डिलीवरी व्हीकल। तो डिलीवरी व्हीकल के ऊपर आ गई 2 डॉट्स, 2 एडजस्टमेंट्स। 3,600 प्लस करना है, 150 माइनस करना है। हम जाग रहे हैं, जागने सर, जागने की या अपने आप को जगाने की? बाल बजंग अहमद लिमिटेड भाई, BL मतलब बजंग अहमद लिमिटेड। बजंग अहमद लिमिटेड डेप्रिशिएट्स बिल्डिंग एट 4% यूजिंग। जिंदगी आसान कर दी, जिंदगी आसान, जिंदगी आसान। अगर कोई देखो जुमला गलत नहीं बोलना, हाँ कॉस्ट पे लगा दो बस, दिमाग को सिग्नल दिया। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट पे लगेगा, यानी कॉस्ट ही डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाएगा। और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो पहले वो माइनस करें। जाग रहे हैं ना? जागते रहना बेटा। 15,000 आपके दिमाग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। जैसे आप जाके बाहर जाके इसको पूरा कर लेंगे, आप बिल्कुल जाग जाएंगे। आम लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी कमजोरी का शिकार होते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से होते हैं। ठीक है, ठीक है। वक्त के साथ साथ गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो रही है, इंसान CNG पे जा रहे हैं। चलो 15,000 का 4%, 600 से डेप्शन एक्सपेंस, ये अक्यूम डेप्शन क्रेडिट। अब इसका बैलेंस क्या हो गया? 600 से बढ़कर 600 से बढ़ा तो कितना हो गया? 2,500। तो अब जब बनेगी SOFP तो ये इस बैलेंस में से पक्का। उसके बाद रुक जाइएगा जरा, अब उसने आपको परेशान कहां किया है? वाइल, जबकि यानी वो स्टेट लाइन पर, और जबकि डिलीवरी व्हीकल आर डेप्शिएटेड एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अरे चलो आप मुझे टोटल डेप्शन डिलीवरी व्हीकल की सही निकाल के बताइए। देखेंगे आप, देखा मैं निकलवाऊंगा आपसे, कैलकुलेट आपसे करवाऊंगा। पहले आप करेंगे, बाद में मैं सॉल्व करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। डिलीवरी व्हीकल जिसकी कॉस्ट कितनी है? 9,350। उसकी ओपनिंग अक्यूम डेप्शन कितनी है? 4,500। उसका रेट ऑफ डेप्शन कितना है? 15% RBM। बस आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी चीजें आपको खुद याद होनी चाहिए। What is the correct value of total depreciation? Total depreciation. खामोश। आप यार क्या है भाई, बोले बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं होता यार। खुद करो सॉल्व, आप सब निकाल के बताएं व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। यार मैं पूछूंगा आपसे रेट कितना है? रेट है भाई, रेट है इसका 15%।
ये रहा 15%। मैं बनाऊंगा इसकी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मतलब बिल्डिंग की और इसकी मिलाकर। अगर आप बना सकते हो तो आप भी बना के दिखा दो कंपाउंड एंट्री डेफिनेशन। पहली बार नहीं बनवा रहा। जी अमाउंट बोले डेफिनेशन 727 जी 500 500 5880 5000 5000 बेटा 15% है। आप मुझे एक्टिवेशन का क्लोजिंग बैलेंस मत बताएं, जितने से एंट्री बन रही हो बताएं। मैंने आपसे नहीं पूछा कि मैंने पूछा डेप्शन एक्सपेंस इस साल कितने से चार्ज कर रहे हैं। पूछता जा रहा हूं मैं बारी बारी। हाँ जी जेब से निकालो बेटा। जी जी देख हालात देख महमूद 840। महमूद का कहना है 840। हारिस का क्या कहना है? हारिस का क्या कहना है? कोई कह रहा है 840, कोई वो कह रहा है 740। जी यही क्या आपके पास अपना 740 या उनका 740? 1300 जी भाई। अरसान 502 402 नहीं जी। हाँ आपकी डेप्शन नहीं, आप डेप्शेट नहीं होते बेटा। उनकी तरह छोड़ें, अपनी तरह बता दें आप। जी यार मुझे अमाउंट बताओ, आपको जो समझ में आ रहा है मुझसे पूछो नहीं। शाह साहब अलग है सबसे। अजान हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ डेप्शन। जी जनाब तो अब मैं आपको बता देता हूँ डेप्शन की एंट्री। तरफ ठहर जाइए प्लीज, ठहर जाइए। मैं बनाऊंगा सबसे एंट्री कंपाउंड एंट्री। मैं कह रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अभी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं एक एक करके डेप्शन एक्सपेंस में टोटल डेबिट करूंगा बिल्डिंग और व्हीकल का मिला। तो यहां लिखा मैंने बिल्डिंग का कॉस्ट कितना 15,000। आवाज नहीं आ रही बेटा। इस बिल्डिंग की कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आवाज नहीं आ रही। इसका निकाल लिया मैंने कितना परसेंट? 4%। कितना आया? 4%। ये आप सबने सही बताया था। 600 से बिल्डिंग की अक्यूमुलेशन क्रेडिट वो उस 1500 उस क्या कहते हैं 1900 में जाके जुड़ गए। कितने हो गए अब? 2500। और अब 15,000 से एसएफपी बनाते वक्त 2500 का बैलेंस क्या होगा? माइनस होगा। और जो 1900 का बैलेंस 2500 बना है वो 2500 बनने की एक डेबिट एंट्री डेप्शन एक्सपेंस के नाम से क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। यस और नो? अच्छा जी ये किसकी अक्यूमुलेशन? बिल्डिंग। बल्कि मैं बिल्डिंग आगे लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अक्यूमुलेशन किसकी? बिल्डिंग की, जिसकी वर्किंग है 15,000 इंटू 0.04। करेक्ट बेटा? अच्छा जी अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? व्हीकल्स की। ये थोड़ी सी क्या है टाइम टेकिंग।
व्हीकल एक वो है जो नया आया है, जो नया आया है वो ट्रायल बैलेंस में ही नहीं है। और नया मेथड अगर आरबीएम हो तो जो नया एसेट आया होता है उसमें पहले साल तो रेट लगता है किस पर, कॉस्ट पर। सबसे आसान चीज क्या है, नए वाले को डेप्रिशिएट कर दो पहले। तो आपने लिखा यहाँ पर 3600 मल्टीप्लाइड बाय 15%। 15% रेट लगाने से आएगा पूरे साल का आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। आवाज नहीं, इस आंसर में प्लस कीजिए एक और आंसर। अब आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 9350। अपनी मत चलाया करो, जिसमें से 150 आपने क्या कर दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। तो क्या कर दिए, माइनस। अब वो बैलेंस कितना हो गया, 9200। और 9200 असल में क्या है, कॉस्ट है। और आरबीएम में अगर एसेट पिछले साल से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा हो तो फिर रेट कॉस्ट पे नहीं लगता। तो अब क्या करेंगे, डब्ल्यूडी, इन एसेट्स की डब्ल्यूडी भी निकालने के लिए हम इसमें से लेस करवा देंगे इनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, वो ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है, 4500। जैसे हमने 4500 को इसमें से लेस किया, अब मिल गई हमें इन एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। इस पे लगा दिया हमने 15% रेट। इस तरीके से ये आपके पास टोटल आंसर कैलकुलेट हो गया 840। अब हाथ उठाएं कितने बच्चों के पास 840 आंसर था। अब देखिए इतनी आसान चीज हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, तो हमने बार बार सीखी हुई। कोई बात नहीं, ये तो गलतियां तो ठीक करनी है जाने से पहले। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के सम से प्लीज, इन दोनों के सम से टोटल डायरेक्शन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, यस और नो? प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना। इतना अमाउंट क्रेडिट एसओएफपी से, इतना अमाउंट कम कर देंगे, कॉन्ट्रा में शामिल कर देंगे, ताकि ये अमाउंट अब एसओएफपी का पार्ट ना बन सके, जो कि इतनी कॉस्ट का हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके। क्या ख्याल है भाई, जवाब दे दो यार। लेकिन मैंने अभी डेबिट वाली एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हो सकता है हमें कोई एलोकेशन मिल जाए किस चीज की, हमें एलोकेशन मिल जाए, हो सकता है किस चीज की। एक गलती हो गई हमसे बिल्डिंग की डेप्शन के, हमने बिल्डिंग की डेप्शन के ऊपर डायरेक्ट क्या लगा दिया, 4% रेट लगा दिया। जुमला हमने भी पूरा पढ़ा नहीं था, चले जहां तक हमने पढ़ा वहां तक हमने ठीक किया। अच्छा, जहां तक हमने पढ़ा वहां तक हमने ठीक किया, लेकिन हमने जुमला पढ़ा नहीं, कौन सा वाला, 30% कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग रिप्रेजेंट लैंड। और अगर जमीन आपकी अपनी ओनरशिप में है, फ्री होल्ड लैंड है, फ्री होल्ड लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू नॉट डेप्शन। तो अगर आप में से किसी ने जुमला पढ़ा था, ऐसा ना हो कि पढ़कर आपने बोला कि हमारा था, लेकिन सर अब हमारा वाला आंसर आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, मैं 600 यहां से हटा देता हूं, 420। 840 वाला आंसर तो देखे ही है ना, उसमें तो मसला ही नहीं है ना। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, बताइए बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है। अरे भाई जवाब दो यार, 15,000। 15,000 में 30% बैलेंस किसका है, जिसको डेप्रिशिएट, तो 70% बैलेंस किसका है। तो अगर मैं 15,000 को डायरेक्ट 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 15,000 का 70% बैलेंस मिल जाएगा 10,500। और मैं उसका निकाल लूं अगर 4%, कितना, 420। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। अच्छा, इससे पहले आंसर क्या आया था, 600 आया था। 600 का 70% निकाल लो, निकाल तो लो। क्योंकि अगर अगर आपने वो निकाला था 100% बैलेंस पर, तो वो आ गई थी 100% डेप्रिसिएशन। तो उसमें गलती से आपने लैंड के ऊपर भी डेप्शन चार्ज कर ली थी। तो अगर आप उसी का 70% निकाल लेते तो आपको सिर्फ बिल्डिंग की डेप्शन मिल जाती, यानी लैंड की डेप्शन हमने चार्ज ही नहीं करनी। समझे बात ये ना?
क्लियर है? अच्छा, यहां तक कोई मसला? अच्छा, ओके। स्पेसिफिक प्रोविजन एट is to be made against असद बेकर्स बैलेंस। आपके डेटर्स के अंदर एक बैलेंस है कितने का? 3,80,000। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इस लाइन को छोड़ के जरा मैं आखिरी लाइन पहले पढ़ता हूं। द अमाउंट ऑफ एक्सक्लूडिंग is to be allocated into, यानी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 60% कहाँ जाएगा? सेलिंग में, और 40% कहाँ जाएगा? तो अब डेप्रीशिएशन का क्या करें सर? देखा देखें जरा सोचिएगा, अब डेप्रीशिएशन का क्या करें? थोड़ा सा डेप्रीशिएशन को भी सोचना है। हेड ऑफिस क्या होता है? हेड ऑफिस किस काम आता है? हेड ऑफिस बिल्डिंग किस काम आती है? तो जो हेड ऑफिस की डेप्शन है 420, वो कौन से एक्सपेंस का पार्ट बनेगी? एडमिन एक्सपेंस का। डिलीवरी व्हीकल किस काम आएगी? डिलीवरी व्हीकल डेप्शन का जाएगी सेलिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब अब क्या कर रहा हूं मैं, जो मैंने बिल्डिंग की अक्यूमुलेशन क्रेडिट की है कितने से? 420 से, उसको मैं ले जा रहा हूं एडमिन एक्सपेंस में। यानी मैं उस डेप्शन को डायरेक्ट कहां डेबिट कर रहा हूं? कितने से? और जो व्हीकल्स हैं उनके आगे लिखा हुआ है क्या है? डिलीवरी का मतलब क्या है? बेचना, पहुंचाना। कैरेज आउटपुट क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंस है ना। डिलीवरी व्हीकल सेलिंग एक्सपेंस। तो मैं डिलीवरी व्हीकल की डेप्शन को कहां ले जा रहा हूं? सेलिंग एक्सपेंस। कितने से बट? 840। तो डेबिट वाले दोनों इफेक्ट कहां होंगे? एसओ सीआई में। आवाज ही नहीं आ रही, बात समझ में आ गई? इसलिए मैं डेबिट वाली एंट्री बना नहीं रहा था कि अगर कोई एलोकेशन मुझे मिल जाए तो मैं कर सकता। ठीक है, अब मैं अगला जो पॉइंट रह गया वो पढ़ता हूँ। यहां तक क्लियर? अब मुझे बता दो भाई, तवज्जो दरकार है, मुझे बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है? 5,000। गुड। अब जवाब देना, इस 5,255 में 380 का बैलेंस किससे बिलोंग करता है? असद बेकर्स, जिसका बैलेंस 75% डाउटफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बैलेंस में मौजूद इस बैलेंस पर 75% प्रोविजन बनेगा, और बकाया बैलेंस पर कुछ समझ पा रहे हैं बात? अब रुक जाइएगा, मैं इसके लिए भी आपके लिए एक खास वर्किंग कर लेता हूँ। ये वर्किंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन अगेन ये वर्किंग मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां तो कोई मसला हो तो बताइए। बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं स्पेसिफिक डेटर्स, यानी कौन? असद। दूसरा जनरल डेटर्स। ये वर्किंग भी आपको समझाने की खातिर है ताकि आपके दिमाग में ब्रेकअप बन जाए और आप आसानी से क्या कर लें, इसकी वर्किंग कर लें। तवज्जो दरकार होगी बेटा आप सब। टोटल डेटर्स, ठीक है, टोटल डेटर्स 5,255। उसमें असद का बैलेंस 300। इसमें असद का बैलेंस और बकाया बैलेंस 4,875। ठीक है जी, लेस प्रोविजन। ठीक है भाई, प्रोविजन स्पेसिफिक कितना है? 75%। जर्नल कितना है? जर्नल, आवाज नहीं आ रही, जर्नल कितना है? 4%। आवाज नहीं आ रही बेटा, जर्नल कितना है? 4%। तो 380 का जरा निकालने 75%, 285। ठीक है जी, 4,875 का
195। टोटल बैलेंस क्या आ रहा है? 480। 480 क्या है? सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, 480 अब आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सीडी है। क्या बोल रहा हूं? और एसओएफपी बनाते वक्त डेटर के बैलेंस सीडी में से प्रोविजन का बैलेंस सीडी लेस होगा। यानी कि अब जरा देखिएगा प्लीज, इन दोनों को जरा क्या कर दें आप, नेट कर दें। नेट 4,700, ये नेट बैलेंस जाएगा इस 4,775। ये नेट बैलेंस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यार फायदा कुछ नहीं है आपस में बात करने, ये नेट बैलेंस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ। लेकिन सोचिएगा ये नेट बैलेंस तो जब जाएगा जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस का बैलेंस 480 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट भी तो करें ना। तो 480 क्या है? जो कि मैच होगा डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से। तो एसओएफपी में करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी वैल्यू पे दिखेंगे? पक्का या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, ठीक है जी। अच्छा जी ओके, अब आप मुझे बताइए कि ट्रायल बैलेंस में मौजूद हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 400। तो 400 के बीडी को 480 के सीडी में कन्वर्ट करना है। 80 से प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एंट्री कितने से बनी? 80 से। एंट्री बनी बैड डेट्स डेबिट। बैड डेट इज योर सेलिंग एक्सपेंस। बैड डेट इज योर सेलिंग एक्सपेंस। बैड डेट डेबिट प्रोविजन फॉर। तो जब प्रोविजन के बैलेंस बीडी में जो कि क्रेडिट बैलेंस है 400 का, उसमें मजीद 80 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो अब वो टोटल होकर 480 का सीडी बन गया और वो मैच हुआ डेटर के बैलेंस सीडी से, और नेट बैलेंस चला गया एसओएफपी में। और इसकी वर्किंग क्या हो गई? 480 हमने कैलकुलेट किया, इसमें से हमने ओपनिंग बैलेंस क्या करवा दिया? माइनस करवा दिया। अगर याद हो तो इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? एक बात और कर लूं अगर बोले तो। अगर बोले तो देख लें, सोच लें, पर आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया। इसमें से इसको क्या करो और इसका मतलब जो 4,775 हम दिखा रहे हैं एसओएफपी में, उसमें जनरल डेटर्स का बैलेंस जनरल प्रोविजन नेट ऑफ होने के बाद 4,680 और असद का बैलेंस 380 में से 285 नेट ऑफ होने के बाद 95। इस बैलेंस के अंदर असद का बैलेंस 95। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन से हटकर कुछ पूछूं, नहीं छोड़े किसी और क्वेश्चन से हम हट जाएं। अभी तो एंट्री बन गई, 80 से एक्सपेंस गया प्रॉफिट एंड 80 क्रेडिट हो गया प्रोविजन में। प्रोविजन पहले से कितने का मौजूद था? 400 का क्रेडिट बैलेंस था, मजीद क्रेडिट हुआ 80 से। अब सीडी कितना है? तो एसओएफपी में मैच होगा सीडी बैलेंस डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से। तो फिर ये नेट बैलेंस जाएगा एसओएफपी में। ये सवाल मैं किसी और दिन पूछूंगा फिर आपसे। मॉक अनयूज्ड सेल सप्लाईज एट ईयर एंड अमाउंट टू रुपीज। जो आपकी ऑफिस सप्लाईज हैं कितनी? 4,800। इसमें से वो पेपर्स जो अनयूज्ड, वो क्या है? वो आपकी अनयूज्ड क्या कहते हैं? एसेट। ऑफिस सप्लाईज जो अनयूज्ड है वो आपके लिए क्या है? करंट एसेट। वो आप कब कंज्यूम कर लेंगे? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। वो एक तरह से इन्वेंट्री की तरह है, लेकिन वो इन्वेंट्री आप बेचेंगे नहीं, खुद कंज्यूम कर लेंगे। जैसे आपने जनरेटर के लिए फ्यूल खरीद लिया, पता लगा फ्यूल बड़ा महंगा होने वाला है, तो आपने बहुत सारे क्या कर दिए, क्या कहते हैं, जो गैलन्स हैं वो भरवा लिए। तो इसका मतलब बहुत सा फ्यूल गैलन्स में क्या है? पड़ा हुआ है।
अभी जनरेटर में शामिल नहीं हुआ, तो वो क्या है, स्टॉक है किसका, फ्यूल का, वो बेचने के लिए नहीं है, कंज्यूम करने के लिए। तो कंज्यूमेबल आइटम है, क्या है, कंज्यूमेबल आइटम जो अभी कंज्यूम नहीं हुआ वो भी आपका करंट एसेट कहलाएगा। तो हमने वही अप्रोच की, हमने ऑफिस स्टेशनरी को या ऑफिस सप्लाईज को खरीदते क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। लेकिन अगर ईयर एंड पे कुछ सप्लाईज अनयूज थी तो उतने हिस्से को छोड़कर हम बाकी को एक्सपेंस मान लेंगे, और जो हिस्सा अनयूज उसको क्या मानेंगे, एसेट मान लेंगे। तो अब हमें ऑफिस सप्लाईज के बैलेंस को क्या करना है, एसेट के तौर पे क्रिएट करना है और एक्सपेंस के तौर पे रिवर्स करना है। यस और नो बोले भाई, जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। तो 7 ट्रांजैक्शन हो गई, ये 7 ट्रांजैक्शन थी। लिखा आप कुछ भी नहीं रहे, यकीन करें हैरतंग की बात है वैसे मेरे लिए, लिखा आप कुछ नहीं रहे, लिखा आप कुछ नहीं रहे। पेपर में मतलब आप बोलेंगे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं। हमें समझने के लिए अलग से टाइम दिया जाए, ये लिखने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त। बहुत अच्छी बात जी जी जी। कभी कभी समझ आने में थोड़ी और देर लग जाती है मेरे दोस्त। हाँ, फिर समझ लग जाती है, ठीक है जी, फिर लग पता जाता है। अच्छा जी, अनयूज्ड सेल्स सप्लाईज एट ईयर एंड अमाउंटेड रुपीज। तो जो ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस एक्सपेंस बना उसमें 320 को एक्सपेंस बनने ना दे। तो ऑफिस सप्लाईज 320 और स्टॉक ऑफ ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्डिंग किधर भेजनी, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग भेजनी। अच्छा लेक्चर वो तो अपलोड होगा तो मिल जाएगा सब कुछ, ऐसी बात। स्टॉक ऑफ सप्लाईज डेबिट, तो ये क्वेश्चन आप कर लें, कर लेंगे नहीं भाई, कर लें, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ब्रेक के बाद तो सब कुछ दिमाग से निकल जाए। चलो बता दो अच्छा ट्रायल बैलेंस देख के बता दो किस पे कौन, अब तक एडजस्टमेंट में छुपा दी, किस पे कितने डॉट्स लगे हैं दिमाग, देखा। अब आपको असल में जाहिर पता है, आप अगर ये प्रिंटेड दो तो आप डॉट बड़े आराम से लगा लोगे और सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन स्क्रीन पे डॉट तो लग नहीं सकता, सारा मसला ही, ठीक है जी। तो अब हेड ऑफिस बिल्डिंग, डॉट तो एक है लेकिन दूसरा डॉट एडजस्टमेंट नहीं है, बस कैलकुलेशन का पक्का इम्पैक्ट है कि इसके 30% बैलेंस को काउंट नहीं करना, यानी इसके 70% बैलेंस पे डेप्शन चार्ज करनी है। 150 इसमें से निकालने हैं, जो बैलेंस बचे उसमें से लेस करनी है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन, बाकी बैलेंस पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। 3600 इसमें ऐड करने हैं, उस पर चार्ज करनी है 3 महीने की डेप्शन। कैलकुलेशन हुई भी हमारी वैसे बाय द वे। तो मतलब ऐसा एक्टिव बनाते वक्त 150 इसमें से माइनस होंगे, 3600 इसमें प्लस होंगे, जाग रहे हैं, और फिर जो डेप्शन का इफेक्ट है 840 का, वो इस 4500 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो बैलेंस फिर इस बैलेंस से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स यही रहेगा, लेकिन अब उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन का बैलेंस सीडी है वो 480 माइनस होगा। ये एडवांस पूरा खत्म होकर ही डिलीवरी व्हीकल में 3600 से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन जो एडवांस की रकम शॉर्ट है वो क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी 1440 से, अगर याद हो तो, ठीक है जी। कैश और बैंक के बैलेंसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, शेयर कैपिटल लिक्विडिटी में कोई फर्क नहीं है, प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कोई मालूमात नहीं है, लिहाजा इसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। ट्रेड पेबल्स के बारे में है कुछ, सेल्स पर भी है, ट्रेड पेबल में क्या, हाँ ट्रेड पेबल कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, किस पर है, सेल्स में है। सेल्स के अंदर एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या हो गया, शामिल हो गया, तो हम वो सेल डेबिट करके एडवांस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
परचेजेस के ऊपर हम क्या करेंगे भाई, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक एट परचेज, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, उसका इफेक्ट लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 60-40, 60 हिस्सा सेलिंग में, 40 हिस्सा फिर सेलिंग और एडमिन के और जितने एक्सपेंसेस हैं वो उसमें शामिल करके टोटल सेलिंग टोटल एडमिन चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल की सप्लाईज में से 300 300 300 320 320 320, देखो ये दिमाग होना चाहिए कि भाई याद आ जाए कि 320 था, नहीं याद नहीं है तो देख लेना भाई, फजूल में दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। 320 इसमें से क्या कर दिए माइनस, जो बचा वो आपका एक्सपेंस, जो बचा वो इन्वेंट्री तो माइनस की, जो बच्चे से मुराद वो नहीं था, जो डिफरेंस बचा वो था, हाँ जो अनयूज सप्लाई बच गई है वो इन्वेंट्री, लेकिन वो इसमें से क्या कर दिया हमने माइनस, तो अनयूज माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कंज्यूम्ड है, वो एक्सपेंस, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस में, क्योंकि सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, आप भूल गए। ऑफिस रेंट के ऊपर प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट है, 3 महीने का प्री पेमेंट इसमें से निकाल देना है, जो बाकी बैलेंस बचेगा उसको चार्ज कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कौन से एक्सपेंस में, सेलिंग एक्सपेंस। बिल्डिंग की डेप्शन एडमिन में जाएगी, डिलीवरी व्हीकल की डेप्शन सेलिंग में जाएगी, इस तरह आपका सेलिंग और एडमिन का हेड क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसकी करनी पड़ेगी आपको छोटी सी वर्क, यार करके ही जाते हैं बड़े। नहीं अब ये क्वेश्चन सवाल पूरा होगा, ऐसे ऐसे इस सब आपका क्या है, कैपिटल है आपके लिए, सब कुछ इक्विटी, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट सब ठीक है, मैं कर देता हूँ ना, टेंशन किस बात की। फिर आप करें, मैं जाता हूँ ब्रेक पर, आप करने तो फिर आप ब्रेक पे जाए, ठीक है। अब आप करें, अब आप करके जाएंगे, अब आप करके जाएंगे ब्रेक पर, मैं नमाज पे जाता हूँ।